हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी एसएसटी की सीरीज़ चल रही है। इसमें मैं हिस्ट्री का क्लास 7 का चैप्टर 5 शासक और इमारतें आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट ना, शासक और इमारतें। देखिए, जो मुग़ल काल में बहुत सारी इमारतें बनाई गई थी, उसे किस शासक ने बनवाया था, कितना बनवाया था, और उस इमारत में कितनी डिज़ाइन बनी है, कैसी है, इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। आइए हम इसे देखते हैं। चित्र 1 कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण कराया था। अब देखिए, जो चित्र 1 यानी इस पैराग्राफ के नीचे जो चित्र दिया हुआ है आपके पहले ही पेज पे, वो कुतुब मीनार के पहले छज्जे का प्रदर्शित करता है। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इन्होंने ही 1199 में इसका निर्माण कराया। छज्जे के नीचे छोटे मेहरबान तथा जमातीय रूप रेखा द्वारा निर्मित नमूनों को देखें। अब देखिए, जो छज्जा है उसके नीचे छोटे छोटे मेहराब और जमातीय डिजाइन के रूपरेखा के पत्थर लगे हुए हैं, नमूने लगे हुए हैं, बने हुए। क्या आपको छज्जे के नीचे दो पत्तियां दिखाई दे रही हैं? अभिलेखों की 2 पत्तियां दिखाई दे रही हैं। ये अरबी में है। अब देखिए, ये आपका छज्जा है। ठीक है, ये जो है ये आपका छज्जा बना हुआ है। ठीक है। अब इसमें जो देखिए जमाती, यानी ये देखिए जमाती ये होता है, ये जो डिजाइन बने हुई है ये इसके बारे में बता रहा है। और जो 2 अभिलेख हैं, ये देखिए, ये है, एक ऊपर एक नीचे, ये 2। ठीक है, देखिए, ध्यान से देख लीजिए आप, इसी के बारे में वो बता रहा है। ये कुतुब मीनार की पहला छज्जा है जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अभिलेख आपने देख लिए, वो अरबी भाषा में लिखे हुए हैं। गौर करें कि मीनार की बाहरी हिस्सा घुमावदार और कोणीय है। अब देखिए, जब ध्यान से देखिएगा कि मीनार का जो बाहरी हिस्सा है वो घुमावदार है, मतलब गोल गोल, और नीचे से देखने में वो त्रिकोण जैसा लग रहा है। ठीक है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। अब देखिए, ऐसे जगह में लिखने में बहुत ही सफाई और जैसे बारीकी काम की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। अब देखिए, जो बहुत योग्य कारीगर होते थे वही लोग ये कार्य कर सकते थे, क्योंकि इतना सफाई से काम करना हर किसी के बात की तो होती नहीं। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर यानी ईंटों की बनी होती थी। अब देखिए, आपको ये भी याद रखना है कि 800 साल पहले केवल कुछ ही इमारतें जो थी वो पत्थर की बनी थी। ठीक है, बाकी अलग अलग चीज़ों से बनी है। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत को देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। अब ये आपको बताना है कि जो 13वीं शताब्दी है, इसमें कुतुब मीनार को देखने में आपको क्या प्रभाव पड़ा, आपको कैसा लग रहा था देख के उसे। अब देखिए, ये जो कुतुब मीनार का चित्र दिया है उसके बारे में इधर लिखा है। चित्र 1 कुतुब मीनार 5 मंजिल इमारत है। अब देखिए, जो कुतुब मीनार है ये 5 मंजिल की इमारत है। अभिलेखों की पट्टियाँ इसके पहले छज्जे के नीचे हैं। देखिए, अब अभिलेख की जो पट्टी है वो छज्जे के नीचे है, पहले में माले में। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1299 में आसपास
इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। अब देखिए, जो एक मंजिल था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। बाकियों का निर्माण 1229 में के आसपास इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। कई वर्षों में इस इमारत आंधी तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अब देखिए, जो बहुत भूकंप आ रहा था, इसकी वजह से ये जो इमारत है ये क्षतिग्रस्त हो गई, तो इसे मरम्मत की ज़रूरत थी ना। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, फ़िरोज़ शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी, इन लोगों ने बारी बारी इसमें मरम्मत कराई थी। ठीक है, तो यानी देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी थे, मोहम्मद तुगलक थे, फ़िरोज़ शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी और इन कई लोगों ने इसका मरम्मत करवाया और इसे पहले जैसा कर दिया। यानी जो भूकंप के चक्कर में, आंधी तूफान के चक्कर में ख़राब हुआ था, उसे इन लोगों ने ठीक करा दिया। 8वीं व 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण करवाया। अब देखिए, 8वीं और जो 18वीं शताब्दी थी, 8वीं से 18वीं, उस समय में जो राजा लोग होते थे, ये लोग और उनके अधिकारी लोग 2 तरह की इमारत बनाते थे। पहले तरह की इमारतों में, अब देखिए, पहली तरह की जो इमारत होती थी, अब ये लोग 2 तरह की इमारत बनाए। इसमें पहले तरह की इमारत में संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें, किले, महल और मकबरे थे। अब देखिए, इन लोग ने संरक्षित किया था क्या, इस दुनिया से दूसरी दुनिया तक में आराम की भव्य जगह बनाई थी। यानी किला, मकबरा, महल, ये सब चीज़ें। इस दुनिया से उस दुनिया, यानी आपके जो मर गए लोग हैं, वो ये दुनिया से उस दुनिया में जा रहे हैं, तो भी उनको भव्य शाही रूप से जाने को मौका मिले। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, बाजार जैसी जनता के उपयोग करने वाली इमारतें। अब देखिए, पहली तो राजा की उपयोग करने वाली थी, और जो दूसरी थी, ये थी मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, यानी पूजा पाठ की जगहें, और आपके कुआं, सराय, बाजार वजार, जो जनता उपयोग करती थी, इन लोगों के लिए बनवाया गया था। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करें और तथा प्रजा के उपयोग और आराम की इमारतों का निर्माण कराकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। और देखिए, जो राजा लोग थे, वो लोग अपेक्षा करते थे कि प्रजा जो है उनकी देख रेख करे, देखभाल करे, उनके साथ अच्छा बर्ताव करे। अब जो प्रजा थी, ठीक है, अब जो प्रजा के उपयोग के लिए, आराम करने के लिए इमारतों का निर्माण जरूरी कर था, वो ये राजा लोग करवाते थे, जिनसे प्रजा इनकी प्रशंसा करे, तारीफ करे। ठीक है, मतलब प्रजा इनकी देखभाल करे, ये प्रजा की देखभाल करें, ऐसा काम ये लोग करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। अब देखिए, जो ये निर्माण कार्य था, ठीक है, जो मैं 2 श्रेणी में बटा था, इसका काम व्यापारी सहित अन्य व्यक्ति भी करवाते रहते थे। ठीक है, वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण कराते रहते थे। अब देखिए, जो धनी व्यक्ति थे राजा के अलावा, वो लोग भी मंदिर, मस्जिद, कुएं, इनका निर्माण कराते रहते थे। परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। अब देखिए, इसका ये मतलब था कि राजा तो राजा, पर वहाँ के जो धनी व्यापारी व्यक्ति लोग रहते थे, ये लोग भी अपने ज़रूरत के हिसाब से मंदिर, मस्जिद, कुआं, ये सब का निर्माण कराते रहते थे।
ताकि कभी कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। परंतु जो घरेलू स्थापत्य था, घरेलू व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से मिलने शुरू हुए। अब देखिए, जो घरेलू स्थापत्य था मतलब जो स्थापत्य के रूप में बहुत सुंदर घर होते थे, ये व्यापारियों की विशाल हवेलियाँ होती थी, ये सब के अवशेष आपको 18वीं शताब्दी में मिले, इससे पहले नहीं मिले हैं। आगरा के किले का निर्माण में लगा श्रम। अब देखिए, आगरा का जो किला था उसका निर्माण आपका अकबर ने करवाया था, ठीक है। तो उसमें कितना श्रम लगा था, मेहनत लगी थी, इसके बारे में हम पता करेंगे। अकबर द्वारा निर्मित आगरा के किले का निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वालों, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वालों, 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। अब देखिए, मतलब जो ये आगरा का किला बनवाया गया था, इसमें ये अकबर बनवाए थे। तो इसमें पहले तो 2000 पत्थर काटने वाले लोग लगे थे, 2000 चूना सीमेंट बनाने वाले लगे थे, ठीक है, मसाला यानी जो होता है, और 8000 मजदूर टोटल लगे थे। सोचिए, एक महल को बनाने में 8000 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि साधारण महल था। अभियांत्रिक कौशल तथा निर्माण कार्य। अब देखिए, अभियांत्रिक मतलब होता है आपका जो बहुत नियम कानून से बना हुआ और खूब सुंदर प्रशिक्षण कौशल यानी प्रशिक्षण, तथा निर्माण कार्य मतलब बनाया हुआ कार्य से हमें उनके निर्माण में उपयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। अब देखिए, जो स्मारक उस समय के मिले हैं मुग़ल काल के, उसमें उन इमारतों के निर्माण में कार्य में आपको शिल्प विज्ञान का भी हमें पता वहाँ चला है कि शिल्प विज्ञान भी कुछ होता है। छत जो है यह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। देखिए, जो ये छत बनी है नीचे, देखिए इस तरह से यहाँ चौखट बनती थी पहले। दिल्ली में इसका सबसे बड़ा उदाहरण वहाँ की पुरानी प्राचीन इमारतें हैं। हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की सहतीरों अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं। अब देखिए, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अभिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की ज़रूरत है। देखिए, जब नॉर्मल हमें छत ढालना है तो हम 4 डंडा खड़ा करके लकड़ी का, उसके ऊपर बड़ी सी, उसको एक दूसरे से बांध के टिका के उसके ऊपर बड़ी सी पत्थर की पटिया रख देंगे तो हमारा छत ढल जाएगा। परंतु अगर हमें एक बड़ा कमरा भी बनाना है उसमें और लोगों के बैठने के लिए जगह भी बनानी है तो ये बनाना बहुत कठिन हो जाता है, ठीक है। अब अभिरचना क्या है? भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग, यानी जो ऊपर का छत का डिजाइन होता है, भाग होता है, वो अभिरचना होता है। तो अब हमें विशाल कक्ष बनाना है तो उसका अभिरचना करने के लिए भी विशाल जगह चाहिए, ठीक है। इसके लिए अधिक प्रशिक्षित व्यक्ति भी चाहिए और कौशल और की भी ज़रूरत है, यानी बहुत मतलब इस काम के लिए। लेकिन यह कार्य बहुत प्रशिक्षित व्यक्ति हो, जो इस काम में कौशल हो, वो लोगों की ज़रूरत यहाँ पड़ती है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियाँ बनाने लगे। अब देखिए, जो आज 7वीं फिर 10वीं शताब्दी आई, 7वीं की शताब्दी, 8वीं, 9वीं, 10वीं, तो इसके मध्य में 7वीं और 10वीं के बीच में जो
वास्तुकार थे वे लोग अब जब भवन का निर्माण करते थे तो उसमें बहुत खिड़की दरवाजे लगाने लगे। ठीक है, बड़े बड़े खिड़की दरवाजे हर कमरे में लगाने लगे, कमरे भी ज़्यादा बनाने लगे। ठीक है, छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीन रखकर बनाए जाते थे। देखिए, छत हुआ आपका, दरवाजे हुए, खिड़कियां हुई, अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभे, यानी देखिए जो अब ऊर्ध्वाधर खंभे जो होते हैं आपके, ठीक है, छत, दरवाजे, खिड़की सब बनते थे, पर अब ऊर्ध्वाधर खंभे आर पार अनुप्रस्थ सहतीन रखकर बनाए जाते थे। अब देखिए जैसे ये खंभे हैं तो ये तीर की तरह ऐसे रख के ये खंभे हैं आपके, ठीक है, ये खंभे हैं, ये वाले आपके खंभे हैं, इनमें तीर की तरह बना के बनाया जाता था। ये ऐसे ये पत्थर रख के सहतीर की तरह ये पत्थर पटिया जो भी होता है वे रख के ये ऐसे पाटन बनाया जाता था ऊपर का छत। ठीक है, वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती थी। अब देखिए वास्तुकार की जो शैली थी, दो खंभों पे बिल्डिंग बनाने की तीर रख के, तो इसे अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहा गया। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिर, मस्जिद, मकबरे तथा सीढ़ीनुमा कुआं बावली से जुड़े भवनों के निर्माण भी इसी शैली से किए गए हैं। यानी देखिए आपके जो 8वीं सदी से जितने भी 13वीं सदी तक के मंदिर हैं, मस्जिद हैं, मकबरे हैं और कुआं है सीढ़ीनुमा, सब इसी तरह बनाया गया है। समझे, जितने भी भवन हैं 8वीं से 13वीं शताब्दी के, सबका निर्माण इसी शैली यानी अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली से किया गया है। अब देखिए ये नीचे बना हुआ है, देख रहे हैं आप, इसका देखिए डिजाइन ऐसे है। ये है आपका चित्र 2 का क आप जो देखिए पिक्चर देख रहे हैं रंगीन, दिल्ली की कुवात अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का। ये मस्जिद है दिल्ली की, जो अब इतनी ही अवशेष उसका बचा है। ठीक है, ये 12वीं शताब्दी की, इसका नाम है कुर्वात उल इस्लाम। ठीक है, अब देखिए दूसरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं, मेहराब के निर्माण में अनुप्रास्थ टोडा, देखिए यही तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। देखिए कैसे तीरनुमा रख के, देख रहे हैं, यानी देखिए ये ऐसे, ये ऐसे, ये तीरनुमा, ऐसे तीरनुमा, ये डिजाइन है, देखिए तीरनुमा आ रही है। इसी का इस्तेमाल करके पहले बिल्डिंग हमेशा, मतलब ऐसा आपका ऐसा छाजन वाला हमेशा ऐसे देखने को मिला होगा पहले पुराने भवनों में। ठीक है, 11वीं शताब्दी के आरंभ में मंदिर निर्माण। अब देखिए 11वीं शताब्दी के आरंभ में जो मंदिरों का निर्माण हुआ वो है शिव चित्र अ का क। देखिए क है आपका, ये मंदिर है, देखिए जो ये हमें लगता है ये कंदरिया महादेव का मंदिर है जो चंदेल राजवंश ने बनाया था। देखिए हाँ, ये कंदरिया महादेव मंदिर है। इसका देखिए जो डायग्राम है ये आपके बगल वाले में, देखिए इसी के जस्ट बगल में दिया हुआ है। ये इस तरह चित्र बना के कोई भी बिल्डिंग बनाने के पहले एक मैप बनाया जाता है बिल्डिंग का। ये वही मैप है मंदिर का। ठीक है, तो 11वीं शताब्दी के जो आरंभ में मंदिर बनवाए गए उनका निर्माण कैसे हुआ ये हम जानेंगे। चित्र अ क 3 क शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा ढंगदेव द्वारा 999 में किया गया। ठीक है, ये देखिए यहीं से आपको पता चल गया, ये कंदरिया महादेव मंदिर है। इनका निर्माण चंदेल राजा ढंगदेव ने
999 में किया। ठीक है, ये जो चंदेल के राजा थे इन्होंने ही कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया था। चित्र 3ख मंदिर की योजना है। यह देखिए, ये योजना है कि मंदिर को किस तरह डिजाइन देके बनाना है। एक अलंकरण द्वारा इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन महामंडप जहाँ नृत्य का आयोजन होता था तक पहुँचा जाता है। देखिए, सबसे पहले आप ये आप प्रवेश द्वार है आपका, ठीक है, ये सीढ़ी से आप प्रवेश द्वार पे गए और यहीं पे नाच गाने का इंतजाम किया गया है। ठीक है, जिसे महामंडप कहा जाता है। प्रमुख देवता की मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में रखी जाती है। अब देखिए, जो मुख्य देवी देवता होते हैं मंदिर के, किसी भी मंदिर के, तो वो कहाँ होते हैं? वो गर्भगृह में होते हैं। ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इनमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। अब देखिए, ये जो गर्भगृह है आपका एकदम सेंटर में होता था मंदिर की। ये आपका देखिए, ये जो है यही गर्भगृह है। ठीक है, तो गर्भगृह जो है इसमें राजा, उनका परिवार और जो पूजा कराने वाले पंडित या पुरोहित होते हैं वही लोग अंदर तक जाते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। सुपरिष्कृत उत्कृष्ट मूर्तियों से अलंकृत थे ये। देखिए, जो खजुराहो का मंदिर था उसमें सामान्य लोग को जाने की अनुमति नहीं थी, यानी जनता को जाने की वहाँ के मंदिरों में परमिशन नहीं थी। ये मंदिर बहुत ही वहाँ पे बहुत सुशिक्षित, मतलब बहुत सुंदर और अलंकृत मूर्तियाँ वहाँ थीं, इसलिए। ठीक है, अब चित्र 4 देखिए। ये देखिए, ये भी एक मंदिर है। ठीक है, तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था। अब देखिए, ये तंजावुर का जो मंदिर है तो इसका शिखर आप ऊपर का देख के ही आपको पता चल गया होगा कि ये जो है ये शिखर है, ये जो है ये शिखर है। ठीक है, तो ये शिखर का निर्माण कार्य बहुत कठिन था, आसान तो रहा नहीं होगा, इतनी ऊंचाई पे था। ये सबसे उस समय के सबसे ऊंचे शिखरों में से एक था। क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं था। अब देखिए, जो उस समय था उन दिनों कोई क्रेन तो था नहीं कि मशीन के द्वारा पत्थर रख देते थे, मजदूरों को चढ़ाना पड़ता था पत्थर। शिखर के शीर्ष पर 90 टन के पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठा नहीं सकता था। ठीक है, देखिए, जो शिखर के ऊपर 90 टन पत्थर लगाया गया है तो उसको ऊपर चढ़ाना बहुत कठिन था। वो इतना भारी होता था कि कोई साधारण आदमी उसको नहीं उठा सकता था। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए सीढ़ीनुमा रास्ता बनाया। देखिए, सबसे पहले तो इन लोगों ने सीढ़ीनुमा रास्ता बनाया। ठीक है, बाद में उसे भले हटा दिया हो, पहले सीढ़ीनुमा रास्ता बनाया, फिर उस पर चढ़कर भारी भरकम ये जो पत्थर था 90 टन का उसको रखा गया, उसमें अलंकृत किया गया। ठीक है, रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इन रास्तों से ऊपर ले जाया जाता था। अब देखिए, रोलर जैसा चीज़ का व्यवस्था किया गया और फिर बहुत सारे लोग मिलके इसको धक्का दे दे के मंदिर के ऊपर तक ले आते थे। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था। अब देखिए, इसमें चढ़ाई बहुत खड़ी न हो इसलिए। अब देखिए, चढ़ाई खड़ी न हो इसलिए उस समय 4 किलोमीटर तक का दूर तक का रास्ता बनाया जाता था कि अगर खड़ा ना पड़ पाए, आसानी से पहुंच जाए, पर 4 किलोमीटर तक ढकेल के लेके आना बहुत मुश्किल था। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया,
लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। अब देखिए, ये जो 4 किलोमीटर दूर तक का रास्ता बनाया गया था शिखर बनाने के लिए, मंदिर बन गया तो वो गिरा दिया गया, परंतु वहाँ के जो लोग थे जिन्होंने उस मंदिर को बनते हुए देखा था, उनको यह अनुभव यानी ये बहुत दिनों तक याद रहा कि कितनी मेहनत और जद्दोजहद के बाद यह मंदिर बनाया गया है। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारुपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। देखिए, आज भी वहाँ पे पास में एक गांव है, उसको चारुपल्लम कहा जाता है। चारुपल्लम का अर्थ होता है कि चढ़ाईनुमा रास्ते का गांव। ठीक है, तो ये जो इस चढ़ाईनुमा रास्ता बनाया गया था, वहाँ जो गांव पड़ा उसे चढ़ाईनुमा रास्ते का गांव कहा गया। ये देखिए, कंदरिया महादेव मंदिर है। दो मंदिरों के शिखरों में आपको क्या अंतर देखते हैं? अब देखिए, दो मंदिरों का जो शिखर है, इसमें आप क्या अंतर देख रहे हैं? ठीक है, क्या आप यह समझ सकते हैं कि राजराजेश्वर मंदिर का शिखर कंदरिया मंदिर शिखर से दोगुना ऊंचा है? देखिए, इसमें तो खुद ही बता रहा है कि ये सबसे ऊंचा शिखर था इसका, तो इसका मतलब कंदरिया महादेव के मंदिर से भी ऊंचा शिखर रहा होगा इसका। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधित परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। पहला, दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर अभिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। देखिए, ये जो डिजाइन आपका बना हुआ है, ये 12वीं शताब्दी में जो प्रौद्योगिकी और शैली व्यवस्था थी, ये दो भागों में परिवर्तन हो गई थी। ठीक है, पहला आपका दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर अभिरचना का भार जो था वो मेहराबों पर डाल दिया गया था। देखिए, कितना सुंदर डिजाइन बनाया गया है, दोनों तरफ बना हुआ है। यह जो वास्तुकला का कला है, इसे चापाकार कहा जाता है। मेहराब का विशुद्ध रूप, मेहराब के मध्य में डॉट अभिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। अब देखिए, जो पूरा भार है दीवार का, वो मेहराब इन जो शिलालेख है इस पे डाल दिया गया। चित्र 2क व 2ख की तुलना में 5क और 5ख की तुलना करिए। अब देखिए, चित्र 2क में जो मंदिर शैली थी, अच्छा मतलब जो छत बनाने की विधि थी, उसमें और इसमें क्या अंतर है? तो वो छत के ऊपर का भाग था, तो उसमें देखिए, मुझे ऐसा लगता है उसमें ये तीरनुमा बना था। ठीक है, और इसमें ये ऐसे 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 डिजाइन तो सेम है तीरनुमा, बस खाली इसमें यही अंतर है, जो ये नीचे ये जो डिजाइन बन गया ये वाला, ये फर्क पर से है। ठीक है, चित्र 5ख मेहराब का विशुद्ध रूप, अलई दरवाजे के मेहराब, प्रारंभिक 14वीं शताब्दी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली। अब देखिए, ये जो मेहराब का ये देख रहे हैं आप ऊपर चित्र, ये मेहराब का विशुद्ध रूप है, और अलई दरवाज़ा मेहराब कुव्वत इस्लाम मस्जिद का है, ये दरवाज़ा जो नई दिल्ली में है। ठीक है, दूसरा, निर्माण काल में, अब जो ये निर्माण काल था, इसमें चूना सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी, जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेज़ी से होने लगा। चित्र 6 में निर्माण स्थल पे एक नज़र डालिए। देखिए कैसे काम हो रहा है, लोग मिल मिल के काम कर रहे हैं, ये चित्र 6 में दिखा रहा है। ठीक है, अब जो देखिए निर्माण कार्य था, उसमें चूना पत्थर और सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था?
ये उच्च श्रेणी के सीमेंट होती थी। ठीक है, तो इसमें पत्थरों का टुकड़ा मिलाने से ये कंक्रीट बन जाता था, जिससे छत ढालने में आसानी होती थी। और बड़े बड़े विशाल ढांचों का निर्माण इसी की वजह से सरलता से होने लगा, आसानी से होने लगा और काम तेज़ी से होने लगा। आप देखिए चित्र 6 में आप देख सकते हैं, नज़र डाल के देखिए चित्र 6 में जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं ना लोग। आगरा के चित्र 6 आगरा किले में जल द्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी, इसे अकबरनामा से लिया गया है। ठीक है, ये आगरा के जल द्वार का निर्माण हो रहा है और ये चित्र जो है ये अकबरनामा से लिया गया है। बताइए कि मजदूर क्या कर रहे हैं, कौन से औजार दिखाई दे रहे हैं और पत्थरों को ढोने के लिए किन साधनों का प्रयोग किया गया है। पत्थरों को ढोने के लिए देखिए आपस में एक दूसरे को पत्थर देखिए बांस बल्ली बांध के उसमें पत्थर बांध के एक आदमी 2 आदमी एक पत्थर को लिए हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये दिखा रहा है। अब यहाँ पे तो औजार तो कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, उस समय देखिए ना क्रेन होता था ना आपका मशीन होता था, सारा कार्य उस समय के मज़दूरों द्वारा किया जाता था। अब देखिए जो बिल्डिंग इस समय 1.5 महीना 3 महीना 4 महीना में बनाते थे, तो उस समय साल भर लग जाता होगा बनाने में। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस समय के लोग ज़्यादा कामकाजी थे और इस समय के लोग ज़्यादा आलसी हैं। तो उस समय की देखिए कितनी सुंदर निर्माण शैली का कार्य कर रहे हैं। अब आप एक इसी को डिज़ाइन को देखिए, कितना अच्छा डिज़ाइन बना रहे हैं लोग। यहीं पे हमारा फर्स्ट पार्ट चैप्टर 5 का ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो समझ में आया हो और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल।